हेलो बच्चों, आज के नोट्स हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 के और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, और आपको अगर इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, और चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स नाम से है। ओके, तो अब ये नोट्स आप एक बारी समझ लीजिए, और आप नोट्स वीडियो से भी देखकर बना सकते हो। आसान है वीडियो से बनाना, क्योंकि समझोगे और साथ ही साथ नोट्स बनाओगे तो और ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए, एक है एंशिएंट फिलॉसफी एटम की और एक है मॉडर्न फिलॉसफी। और एंशिएंट फिलॉसफी क्या कहती है कि जो मैटर है ना, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है, और एटम को हम स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम से जब छोटी कोई यूनिट है ही नहीं तो उसे हम फर्दर डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो ये तो कहती है एंशिएंट फिलॉसफी, और एटम को ही हम परमाणु भी कहते हैं। ठीक है, और मॉडर्न फिलॉसफी क्या कहती है कि एटम जिन कंपोनेंट से बना हुआ है वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन नहीं करते। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि एटम से भी कोई स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो यहाँ पर एंशिएंट फिलॉसफी काम नहीं आती। ठीक है, यहाँ एंशिएंट फिलॉसफी फेल हो जाती है, क्योंकि एटम से भी जो है छोटी यूनिट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, ये हमें मॉडर्न थ्योरी से पता चलता है। ओके, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्क्राइब करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल को जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझ लेते हैं। वो क्या है, देखिए, केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, जो मास रिएक्टेंट का होता है वही मास प्रोडक्ट का भी मिलेगा। मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा केमिकल रिएक्शन जब आप कराओगे तो, और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही आप एक बात और अच्छे से समझ लीजिए कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये आप इस इक्वेशन से समझिए। देखिए, जब हमने मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो मीथेन हमने लिया 16 ग्राम और ऑक्सीजन है 64 ग्राम, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 80 ग्राम। ठीक है, तो मास कितना हो गया रिएक्टेंट्स का, 80 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें मिली है वो मिली है हमें 44 ग्राम, और वाटर हमें मिला है 36 ग्राम, और इनका टोटल कितना हो गया, 80 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट के। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो उसके टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा ना वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, और केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ओके, और रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, जिन सब्सटेंसेस में केमिकल चेंज आता है। ठीक है, यानी कि जिन सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है रिएक्शन के बाद उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से समझिए। देखिए, ये तो हो गई पूरी एक केमिकल रिएक्शन कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वाटर फॉर्म हो गया। ठीक है, वाटर बन गया। तो ये तो हो गई पूरी एक केमिकल रिएक्शन कि 2 मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसके बाद एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। देखिए, यही मैंने आपको बताया है। और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जिन केमिकल सब्सटेंसेस में चेंज आता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है
कि जो केमिकल कंपाउंड बनता है ना, जिन भी एलिमेंट से वो बनता है, वो उस केमिकल कंपाउंड में एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होंगे, वो एक फिक्स्ड रेशियो से ही बनेंगे। अब जैसे वाटर का ही एग्जांपल से हम अगर समझें तो देखिए, वाटर चाहे टैप वाटर हो, चाहे पॉन्ड वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, उनका जो फॉर्मूला है ना, वाटर का जो केमिकल फार्मूला है H2O, वो कितने जो है फिक्स्ड रेशियो बाय मास से बनेगा, उसमें 2H2 होंगे और प्लस रिएक्ट करेंगे वो O2 के साथ, यानी कि 4 ग्राम हमें हाइड्रोजन लेना होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेंगे, तब जाकर हमारा जो है वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो है 1:8 का मास के साथ, ये फिक्स है। ओके, अब वाटर वो चाहे आपका कोई भी हो, चाहे टैप वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, रिवर वाटर हो, वाटर कोई भी हो, लेकिन वाटर की फॉर्मेशन इसी फिक्स्ड रेशियो से ही बनेगी। ओके, ये होता है आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ। ओके, और अब देख लीजिए कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। देखिए, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो मैटर है वो टिनी पार्टिकल्स से बना हुआ है और उन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ओके, और जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल हैं और ना ही उन्हें क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट था कि जो एटम्स हैं, यानी कि एक एलिमेंट है, उसके काफ़ी सारे एटम्स हैं, तो जो उनका जो मास है ना वो सेम होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। ओके, जो एलिमेंट है उसके जो एटम्स हैं, ठीक है, एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मास सेम होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। लेकिन जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका जो है मास भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर एलिमेंट एक ही है तो उसके एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उसके एटम्स का मास, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का मास जो है वो डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। ये थे पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स नहीं थे, मतलब मैंने आपको ये पॉइंट्स में लिखाए हुए हैं ताकि आपको ये पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाए। ओके, तो ये थी डाल्टन्स थ्योरी कि डाल्टन्स थ्योरी क्या कहती है। तो लेकिन डाल्टन्स थ्योरी भी एक टाइम बाद फेल हो गई थी। तो फेल क्यों हुई थी वो हम ड्रॉबैक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ड्रॉबैक्स में देख लीजिए, डाल्टन्स ने बोला था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है। ओके, और उसे हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ऐसा बोला था डाल्टन्स ने। ओके, लेकिन ये भी जो है बात गलत साबित हो गई। कब? जब एटम्स के कंपोनेंट सामने आए, डिस्कवरी हुई प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये भी जो है बात उनकी गलत रही। और उन्होंने बोला था कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मास सेम रहता है, लेकिन आइसोटॉप्स की डिस्कवरी के बाद ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप्स जो हैं वो एक एलिमेंट के होते हैं और उनका मास डिफरेंट होता है। लेकिन डाल्टन्स ने बोला था कि एक एलिमेंट है और उसके जो एटम्स हैं उसका मास सेम रहता है, लेकिन आइसोटॉप्स तो एक ही एलिमेंट के होते हैं ना, लेकिन उसका जो मास होता है, ठीक है, आइसोटॉप्स का जो मास होता है वो तो डिफरेंट होता है। ठीक है, आइसोटॉप्स के एटम्स का मास डिफरेंट होता है। और तीसरा पॉइंट ये था कि उन्होंने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम्स हैं उनका मास भी डिफरेंट होता है, उन्होंने यही बोला था। लेकिन आइसोबार्स की डिस्कवरी के बाद ये भी बात गलत रही। क्यों? क्योंकि आइसोबार्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं लेकिन उसका मास सेम होता है, तो ये भी बात गलत साबित हुई। तो ये थे ड्रॉबैक्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। ओके, अब एटम क्या होता है। देखिए, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। ओके, और एटम्स का जो है बहुत ही छोटा साइज़ होता है और उसे हम मेज़र करते हैं नैनोमीटर्स में। ओके, और 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻⁹ मीटर्स के। और डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मैटर के, यानी कि मैटर जो कि एटम से बनता है और एटम के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और एलिमेंट क्या होते हैं, जो सब्सटेंसेस वन टाइप ऑफ एटम से बनते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर किसी अदर एलिमेंट का एटम तो नहीं है। अब जैसे वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ओके, तो ये 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो गए। लेकिन एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम्स आए,
ठीक है। वाटर तो एक तरह से कंपाउंड हो गया, तो एलिमेंट क्या होते हैं जिसमें वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, जिनकी सब्सटेंसेस में उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ओके। और एटॉमिक मास क्या होता है वो समझ लेते हैं। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एटम के मास को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो है एटम का मास जो भी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। ओके। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 म्यू। अब एग्जांपल लिया है मैंने ऑक्सीजन का, तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 म्यू। ओके। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो ग्रुप ऑफ एटम्स से केमिकली बॉन्ड होकर के बनते हैं, ठीक है। वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि केमिकली बॉन्ड होता है एक साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। है सिंगल एलिमेंट जो कि सिर्फ एक ही एलिमेंट से बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल, और एक है कंपाउंड के जो कि कंपाउंड से बनते हैं, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं और वो भी डिफरेंट, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखिए मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल एलिमेंट जो कि कंटेन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, लेकिन वो एक ही टाइप के होने चाहिए, अलग अलग टाइप के नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन ले लिया या फिर एक ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब एग्जांपल से आप समझें, देखिए ओजोन है, ओजोन में जो है ऑक्सीजन के एटम हैं, कितने हैं, 3 एटम हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एटम एक ही टाइप के हैं, यानी कि सिर्फ ये ऑक्सीजन के ही एटम है, कोई और एलिमेंट इसमें नहीं है सिवाय ऑक्सीजन के। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है, देखिए जिन कंपाउंड्स में एक टाइप ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा अगर एलिमेंट मिलते हैं, लेकिन वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अब जैसे वाटर का ही देख लीजिए, वाटर का एग्जांपल सबसे बेस्ट है समझने के लिए कि वाटर में जो है ये फिक्स है कि हाइड्रोजन के जो है 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, तब जाके हमारा एक मॉलिक्यूल बनेगा, वो भी कंपाउंड से, ठीक है। होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब आयंस क्या होते हैं, देखिए आयन जो है एक पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम है, या फिर हम इसे अगर आयंस बोलें तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आयंस जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक है पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक है नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज हैं उन्हें हम बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज को एनायन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए सोडियम और कैल्शियम का, इन्हें हम बोलते हैं आयंस, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ओके। अब आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो इन आयंस से मिलकर के कंपाउंड बनेगा उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। और एग्जांपल देख लीजिए, इन्हीं आयंस का मैंने ले लिया है सोडियम क्लोराइड, आयोनिक कंपाउंड है ये। ओके। वैलेंसी क्या होती है किसी आयन की, या फिर सिर्फ वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, किसी भी आयन की वैलेंसी या फिर वैलेंसी क्या होती है। तो देखिए वैलेंसी देख समझ लीजिए कि वैलेंसी जो है वो एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की। अब मीन्स सोडियम को कंबाइन होने के लिए और क्लोरीन को कंबाइन होने के लिए जो भी कैपेसिटी है, तो इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 1। ओके। तो सिमिलर ही वैलेंसी ऑफ आयन है। वैलेंसी ऑफ आयन क्या है, वैलेंसी ऑफ आयन इक्वल होगा जितना उसके ऊपर चार्ज होगा आयन के ऊपर। अब सोडियम के ऊपर 1 चार्ज है, ठीक है, Na पॉजिटिव, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। तो ये वैलेंसी और वैलेंसी ऑफ आयन दोनों सिमिलर है, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मुझे याद आ गया ये वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब केमिकल फार्मूला कैसे बनता है वो देख लीजिए। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4, ऑक्सीजन की 2। तो हमारा जो केमिकल फार्मूला बन गया वो बनेगा, देखिए C2O4, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CO2। ओके। तो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनेगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी 1 वैलेंसी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ गया हमारा, HCl। 1 को आप लिख भी सकते हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो यहाँ पे H1Cl1, ओके, तो वो भी सही होगा। और HCl भी सिर्फ ऐसे ही लिख कर छोड़ सकते हो। ओके। अब देखते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है। देखिए मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। देखिए जिसमें ओनली 1 एटम होगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ 1 एटम होगा उसे हम मोनो एटमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, जैसे कि हीलियम, नियोन। जिसमें 2 एटम होंगे उसे हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन, इसमें 2 एटम है, ठीक है।
ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें 3 नंबर ऑफ एटम्स होंगे जैसे कि ओजोन और NO2, और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, और वाटर जो है आपका ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओके, ये है आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अमोनिया यानी कि NH3 ये होगा आपका टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। ओके, ये ट्राई एटॉमिक नहीं है, ठीक है, सॉरी ये ट्राई एटॉमिक है H2O, टेट्रा एटॉमिक है आपका NH3 अमोनिया। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किन्हें कहते हैं, जिनमें 4 एटम से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एटम्स, उन्हें हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल है CH4 का। ओके, अब मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनके एटम का अगर हम एटॉमिक मास निकाल लें और उसे सम कर दें तो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे डिनोट किससे करते हैं? म्यू से इसे हम डिनोट करते हैं। और हम एक बारी निकाल लेते हैं HNO3 का मॉलिक्यूलर मास। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 म्यू, और नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 म्यू, और ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन ऑक्सीजन में हमें 3 की मल्टीप्लाई भी करनी होगी। क्यों? क्योंकि इसके कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो 16 में हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। उसके बाद हमें टोटल करना होगा। टोटल कितना आ गया? 63 म्यू। तो ये क्या निकल के आ गया? हमारा मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो अब है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। ओके, उसके बाद हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट से अगर हम समझें तो मोल कॉन्सेप्ट में मोल कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो मोल जो है बेसिकली एक क्वांटिटी है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है 6.022 × 10⁻23। ओके, और मोल फिर भी अगर आप थ्योरेटिकल समझना चाहें तो देखिए, मोल क्या है? मोल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कि मास जो है उसका मास इक्वल होता है उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास स्पीसीज के। तो 1 मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये जो वैल्यू है इसे हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो अब ये आपके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं और आपने अच्छे से बना भी लिए होंगे समझने के साथ साथ। और आपको अगर वीडियो से बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप PDF से नोट्स बना लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, टेक केयर।